बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की सबसे पहली खबर और एक मुनफरिद खबर यह है कि पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिसर इमरान किश्वर ने पंजाब पुलिस से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर इमरान किश्वर, जो कि चौधरी निजामुद्दीन की आंख का तारा रहे हैं, उन्होंने आज पुलिस की नौकरी से ही, जी हाँ, ओहदे से नहीं, पुलिस की नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया है। अब उनका जो रेजिग्नेशन का लेटर है वो बड़ा ही पढ़कर एक दफ़ा आपका दिल गर्म होता है और बहुत इंस्पायरिंग और इमोशनल किस्म का ख़त है। और आप जब उस ख़त को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि उस ख़त का या उस इस्तीफ़े का एक एक लफ्ज़ जो है वो खूने जिगर रखता है। एक एक लफ्ज़ के अपने एहसासात हैं, अपने जज्बात हैं। एक एक लफ्ज़ के अंदर ग़ुलामी की किसी न किसी तरह से तकलीफ़ पिन्हा है। एक एक लफ्ज़ ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ रहा है और अंगड़ाई ले रहा है आज़ादी के लिए और ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने के लिए। ख़त पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि किसी भगत सिंह के फॉलोअर ने ये ख़त लिखा है। लेकिन फिर जब ख़त लिखने वाले को देखते हैं, नीचे जैसे ही आपकी सिग्नेचर्स पर नज़र पड़ती है और आप वहाँ पर इमरान किश्वर का नाम पढ़ते हैं, तो फिर आपको लगता है कि ऊपर लिखे गए अल्फाज और उनके अंदर पिन्हा की गए, पिन्हा नहीं बल्कि पिन किए गए, क्योंकि पिन्हा तो ऑटोमेटिकली होंगे या नेचुरली होंगे, पिन तो ज़बरदस्ती भी कर दिए जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि उन अल्फाज के अंदर जो एहसास है उसको ज़बरदस्ती पिन किया गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे चौधरी निजामुद्दीन ज़बरदस्ती तमगे देते हैं लोगों को, तमगाए हुस्न कारकर्दगी। मुझे शक है कि इतना ज़बरदस्त ख़त लिखने पर कहीं इमरान किश्वर को भी तमगाए हुस्न कारकर्दगी ना दे दिया जाए। बहरहाल इस्तीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है, जानदार है, इमोशनल है, फिल्मी किस्म का इस्तीफ़ा है। और एक दफ़ा तो पढ़ के मुझे भी लगा था कि किसी क्रांतिकारी किस्म के पुलिस ऑफिसर ने ये इस्तीफ़ा लिखा है। लेकिन फिर जब मैंने नीचे नाम पढ़ा तो मुझे याद आया कि आज तो 14 मार्च है और आज से 2 साल पहले 14 मार्च के दिन ही इमरान खान साहब के घर का मरकजी दरवाज़ा तोड़ा गया था, याद कीजिए। और वो तस्वीर याद कीजिए जिसमें इमरान खान बैठे थे और सामने उनके बेशुमार आंसू गैस के शेल पड़े हुए थे। शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी के भी घर पर इतनी शेलिंग पहले कभी नहीं हुई। और फिर दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर जाकर जिस तरह की बदतमीज़ी की गई वो आप सबको याद है। तो ये जो नाम लिखा हुआ है नीचे, यही साहब थे जो उस ऑपरेशन में भी कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। यहीं काम नहीं रुका, इनका ज़मीर तब भी नहीं जागा जब 9 मई का तमाम काम इन्हीं को सुपुर्द किया गया था। जेआईटी के इंचार्ज भी यही बने थे और उस वक्त ये क्या कुछ कहते थे, ये ज़रा सुनिए। अरेस्ट वारंट ऑफ कन्विक्शन जो कोर्ट का है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे थे और जब हमने वहाँ पे जो गार्ड्स थे उनको कहा कि आप गेट खोलें, हमने कोर्ट का एक लॉफुल वारंट है उसको एग्जीक्यूट करना है और उनको अरेस्ट करके जेल में पेश करना है, तो उसमें उन्होंने गेट ना खोला और फिर हमें मजबूरन ब्रेक इन करना पड़ा। और उसके बाद फिर लास्ट वाला जो उनका था बुलेट प्रूफ गेट है उसको भी हमने उनको केयर टेकर को कहा कि आप फ़ोन करके उनको कॉल कर लें, हम उनको इस तरह से तंग नहीं करना चाह रहे हैं, उनको बुला लें अंदर से बुलाएं और वो गेट खुद खोलें। तो उस पर भी उन्होंने रेजिस्टेंस की, जिस पे हमने उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर खोल के वो बाहर आ गया चेयरमैन पीटीए और उनको अरेस्ट किया। उनके अरेस्ट के बाद हमारा जो था वो हमने सर्च किया और कमरे को उनको सर्च करना था, तो उसमें हमने जो फ़ोन्स थे उनके कब्ज़े में लिए जिनको हमने फोरेंसिक कराना था, जिसमें इमरान खान का फ़ोन भी शामिल था। उसके अलावा जब हम सर्च कर रहे थे तो उसमें एक साइड टेबल के ऊपर इनका एक सिल्वर कलर का बाउल था जिसको मैं पकड़ने के लिए कोशिश करने लगा, तो फिर वो जो बुशा बीबी थी उन्होंने उस पर शाउट किया कि आपका वजू नहीं है तो आप इसको हाथ ना लगाएं, मुकद्दस चीज़ है। तो मैंने वो खोला तो उसके अंदर एक पोटली थी जिसके अंदर राख थी और प्रॉबेबली वो हड्डियों की थी, अब ये नहीं मुझे पता, इल्म नहीं है। उसके बाद फिर एक तावीज़ था जो रीडेबल नहीं था और कुछ हरूफ मुक़त्तियात प्रॉबेबली लिखे हुए थे और एक तावीज़, एक छोटी तस्बीह थी, ये चीज़ें उसके अंदर थी। शी ट्राई टू बी रफ विद अस, बट हमारे साथ लेडी कांस्टेबल्स भी थी, हमारे साथ दूसरे लोग भी थे, तो हमने उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपने सुन लिया, जुबान भी सुन ली, आपने उनका जहर भी सुन लिया। जाहिर है इनका अपना ये फैसला नहीं होगा, इनको तो स्क्रिप्ट लिख के दिया गया होगा और इन्होंने बोल दिया। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये बेचारे कल भी गुलाम थे, ये आज भी गुलाम है। ना कल इनके ज़मीर ने अंगड़ाई ली थी, ना आज ली है, ना कल ले सकेगा कभी, क्योंकि ज़मीर का सौदा आप एक ही बार करते हैं, जब कर देते हैं तो बस फिर वो तमाम उम्र के लिए करते हैं। ये सौदा एक ही बार होता है, जब आपका हो जाता है तो पूरा होता है, थोक में होता है, ये परचून में नहीं होता। तो आप फिर सोचेंगे कि इतना इमोशनल, इतना इस्तीफ़ा सर्विस से ही कौन देता है? तो जनाब उसका इलाज जो है वो कल जो एक हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड था जिसमें इनकी परफॉर्मेंस को क्वेश्चन मार्क किया गया और कहा गया कि इन्होंने पूरी तरह से परफॉर्म नहीं किया। अब इन्होंने तो अपना सब कुछ चौधरी निजामुद्दीन पर निछावर कर दिया। अपना दीन, मैं दीन मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं जो हम उर्फ़े आम में जैसे स्लैंग में इस्तेमाल कर लेते हैं कि अपना दीन ईमान हर चीज़ इन्होंने बेच बांट कर चौधरी निजामुद्दीन पर खर्च कर दी। लेकिन वो करेंसी कम पड़ गई,
इन्होंने जुल्म भी इंतहा का मजलूमों के ऊपर किया, इन्होंने ज़मीर फरोशी भी इंतहा की इन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर हर गंदा काम किया, लेकिन चौधरी को इनकी अदाएं पसंद नहीं आई और चौधरी ने इनको हाथ नहीं पड़वाया। इतने दिल शिकस्ता हुए कि फिर थोड़ी सी मुश्किल अंग्रेजी में बहुत सारे यूफेमिज्म्स इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक भारी भरकम खत लिखा, इस्तीफ़ा लिखा। अब कहने वाले कहते हैं कि ये इस्तीफ़ा जो है टेक्निकली ठीक नहीं है, ये आईजी के नाम नहीं लिखा जा सकता और ये इस्तीफ़ा बस ऐसे ही है। ये इस्तीफ़ा असल में शायर कह रहा है कि मेरे बारी तुहानू की हो गया, मेरे बारी तुसी क्यों मेहरबानी नहीं कर रहे हो। शायर यहाँ पर यह कह रहा है कि या शेख ऐदर भी वेख, शायर यहाँ कह रहा है कि मैं चले ख़त लिख कर आपकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ, मेरी भी आप प्रमोशन करें। तो ये जो वो कहते हैं ना दिल चीरा तो बीच में से एक ही कतरा खून का निकला, तो ये वो एक ही कतरा था जिससे उन्होंने वो ख़त लिख दिया है। वो इस वक्त मिलिट्री जनरल्स को ये कह रहे हैं कि आपकी इतनी खिदमत की है, मेरी प्रमोशन तो बनती थी ना। तो बहरहाल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और ये वही शख्स हैं जैसा कि वीडियो में हमने दिखाया कि वहाँ तावीज़ों की पोटली थी, तावीज़ थे, ये था वो था, जो चौधरी साहब ने कहा था इन्होंने बोल दिया था। वैसे दे दें प्रमोशन, क्या है मतलब, बाकी भी तो सबको आपने ऐसे ही दी है ना काम शाम करवा के, इसको भी दे दें, लोगों को तमगे दे रहे हैं, चले प्रमोशन ही देनी। 23 तारीख को जहाँ इतने सारे टाउटों को तमगा है उसने कारकर्दगी दे रहे हैं, इनको भी साथ दे दें, भले बंदे हैं, आपका इतना काम किया हुआ है, चले हमारे लिए भले नहीं आपके लिए तो है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रखते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पीआईए के पायलट ने वन व्हीलिंग कर दी। वन व्हीलिंग क्या होती है आपको पता है ना, मोटरसाइकिल एक पहिया अगला उठा के एक पहिए के ऊपर मोटरसाइकिल चलाते हैं, मन चले नौजवान चलाते हैं, अक्सर फिर उनका कई दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है, माँ बाप घर इंतजार करते रहते हैं, वो किसी हॉस्पिटल में पड़े होते हैं या जान से चले जाते हैं या शदीद तरीन जख्मी हो जाते हैं, कई बच भी जाते हैं। वन व्हीलिंग एडवेंचरस सा काम है। तो आपने मोटरसाइकिल पर तो वन व्हीलिंग सुनी होगी, ये आपने दुनिया में पहला ये मार्का सुना होगा कि पूरा मुसाफिरों से भरा हुआ जहाज़ और उस पर वन व्हीलिंग कर दी। टेक्निकली वन व्हीलिंग तो नहीं, ये तो मैं एक एनोलॉजी के तौर पर कह रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कराची से एक फ़्लाइट उड़ी, जब वो लाहौर उतरी तो पता चला कि जो उसके पीछे वाले टायर होते हैं, जो जाहिर है 4 या 6 या 8 जितने भी टायर होते हैं, उनमें से चंद टायर, 1 या 2 टायर ही मिसिंग थे। जब उसने कराची से उड़ान भरी तो टायर पता नहीं पूरे थे कि नहीं, लेकिन जब इस्लामाबाद लैंड किया तो पता चला त्यारे के टायर ही पूरे नहीं हैं। जी, कम टायरों के साथ ही उसने लैंडिंग कर दी। अब अल्लाह ही खैर करे, क्योंकि आजकल चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने, अज़मा बुखारी ने तो आपको बताया ही था कि हाफिज़ जी तुन के रखो, हाफिज़ जी ने तुन के रखने की पॉलिसी रखी हुई है। हर काम पाकिस्तान में जो गलत होता है, मसलन अगर कहीं पर दहशतगर्द हमला कर देते हैं तो हमला क्यों हुआ, उसको होने से पहले क्यों नहीं रोका गया, हमारे यहाँ ये सवाल नहीं पूछा जाता। ये पूछेंगे तो अकाउंटेबिलिटी होगी। हमारे यहाँ तो ये है कि हमला हुआ और सोचे हमले में वो बंदा 500 बंदे मार सकता था, हमने सिर्फ 10 बंदे जो है शहीद होने दिए। तो ये हमारी कामयाबी है, ये नाकामी नहीं है कि हमला हो गया। हमारी कामयाबी है कि सोचे 500 बंदा भी वहां पर शहीद किया जा सकता था, हमने देखें सिर्फ 10 ही होने दिए। तो ठोके तमगा, जैसे वो नवजोत सिंह सिद्धू कहते होते हैं ठोको ताली, तो आजकल चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ठोको ताली की जगह पे कहते हैं ठोको तमगा। अब तो कईयों के सीनों पर तो जगह ही नहीं रहेगी तमगा लगाने की, पता नहीं चौधरी साहब आइंदा उनके कहां कहां तमगे लगाएंगे। लेकिन बहरहाल तमगा ठोकी आ रहे हैं चौधरी साहब जो भी आता है। अब ये कहीं पीआईए का पायलट ना उनके हाथे चढ़ जाए, चौधरी साहब ये ना हो कि क्लेम करें कि ये पायलट दुनिया में नंबर 1 है जिसने जहाज में वन व्हीलिंग कर दी और उसको भी तमगा ठोक दें। आगे चलते हैं जी, ये खबर तो आपने सुन ली, लेकिन ऐसे ही चल रहा है मुल्क। टायर है नहीं है, चौधरी साहब ऐसे ही चलाए जा रहे हैं, कभी पूरे टायरों के साथ, कभी आधे टायरों के साथ। अगली खबर यह है कि जी मरियम नवाज शरीफ साहबा, महारानी ऑफ पंजाब, और वो अपनी पूरी फौज के साथ, वो भी एक महारानी है ना, उनकी भी फौज है, मतलब जाहिर वजीरों की फौज है, उनकी मिलिट्री नहीं है। वैसे तो सब कुछ ही आजकल उनका है, तो आपको पता है पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो अपनी पूरी फौज के साथ अगले हफ्ते उम्रे की अदायगी के लिए तशरीफ लेके जा रही है। लेकिन आजकल मैं बता दूं कि बाजी जो है वो सख्त बीमार है। जी अल्लाह उनको सेहत दे, ये अंदरूनी ज़राए मुझे बता रहे हैं कि सख्त बीमार हैं, इसलिए तमाम मीटिंग्स आजकल घर ले रही हैं। और ये पिछले 1-2 दिन से उनकी तबीयत खराब है, हो सकता है अब कल परसों अल्लाह करे संभल जाए, हमारी दुआ है। या तो कोई मसल पुल हुआ है, वो बैठ नहीं पाती कुर्सी के ऊपर, और अगर बैठें भी तो वो कभी खड़ी हो जाती हैं, कभी बैठ जाती हैं। हो सकता है कोई टांग का मसल पुल हो गया हो या वटेवर, कोई चोट लग गई हो या कोई और, अल्लाह उन्हें शिफा दे, वटेवर, पाँव में मोच आ जाती है और कोई पता थोड़ी चलता है। बीमारी पर तो किसी का बस नहीं है और ना ही किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना चाहिए। लेकिन यह है कि ज़्यादा देर मीटिंग में कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ पाती, जो अंदरूनी ज़राए है वो बताते हैं कि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहती हैं कुर्सी, या तो फिर खड़े होना पड़ता है या उन्हें करवटें बदलनी पड़ती हैं, मतलब कि तबीयत खासी ख़राब है उनकी, इसलिए घर पे मीटिंग्स कर रही हैं। मीटिंग भी बस एक आधी करती हैं, ज़्यादा नहीं करती। तो अब वो अपनी पूरी फ़ौज ज़फ़र मौज लेके वो पहुंच रही हैं उम्रा करने। हाँ, लेकिन ये जाएंगी आपके पैसों से। अब देखते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान एयरफोर्स, जी हाँ वही एयरफोर्स जिसने हिंदुस्तान के 2 तैयारे गिराए थे, आजकल वही तैयारे जो हैं या उसी तरह के तैयारे, या शायद फाइटर जहाज़ों में तो बाजी को ना भेजें, लेकिन पायलट तो उसी तरह के होते हैं ना, उतने केपेबल होते हैं। तो आजकल एयरफोर्स के जहाज बाजी को कभी बेचारी को स्विट्जरलैंड लेकर जाते हैं, कभी लंदन लेकर जाते हैं, अब सऊदी अरब लेकर जाएंगे। तो आजकल एयरफोर्स इस तरफ ज़रा थोड़ी सी मसरूफ़ है।
अच्छा जी, अगली खबर जो है वो अमेरिका से है। सदर ट्रंप को चढ़ गई और चढ़ भी विस्की गई, और विस्की चढ़ने के बाद उन्होंने ऐसा ऐलान ठोका है कि सब परेशान हो गए। कहीं यूरोप ने अमेरिकी विस्की के ऊपर कोई टैक्स आयद कर दिया, शायद 50%। सदर ट्रंप ने उसी वक्त वापस जवाबी फायरिंग की और कहा कि हम 200% टैक्स लगाएंगे तमाम वाइन के ऊपर। अब वाइन जो है वो ज़्यादातर यूरोप से आती है, फ्रांस से, इटली से, उन इलाकों से आती है ज़्यादा। अमेरिका उसका बहुत बड़ा कंज्यूमर है, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी है और महंगा कंज्यूमर है। अमेरिका के अंदर जो बाइंग पावर है कंज्यूमर की वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यूरोप को इसका बहुत ज़ाहिर है नुकसान होगा। तो अमेरिका ने कहा कि अगर ये 50% जो विस्की के ऊपर आपने टैक्स लगाया है ये कम ना किया तो मैं 200% टैक्स जो है वो वाइन पर, शैंपेन पर, इन चीज़ों के ऊपर लगाऊंगा। अब ट्रंप साहब को चढ़ गई है, विस्की नहीं, ज़ाहिर है ताकत चढ़ी है जो उनके पास है इस वक्त, जो अमेरिकी अवाम ने उनको वोट दिया है वहां की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ, और वो अब वो फैसले कर रहे हैं जो उनको लगता है कि उनको करने चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। बस कोई एक लाइन में ये खबर रखेंगे क्योंकि फिर हमारी काफ़ी अंदरूनी खबरें हैं, उन पर भी बात करनी है। ये खबर भी अमेरिका से रिलेटेड है। ग्रीनलैंड, आपको पता है कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड भी लेना चाहते हैं। वजूहात उसकी भी धाते हैं, मादनियात है, फिर उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इन वजूहात की वजह से वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड या इनकी रियासत बन जाए या इनका टेरिटोरियल कंट्रोल आ जाए। इस वक्त तक ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का कंट्रोल उनके ऊपर है। वहाँ पर मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर राइट पार्टी थी, और वो इलेक्शन उसने विन कर लिया है। एंटी अमेरिकन जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी वो हार गई है, और अब ये जो पार्टी जीती है ये प्रो बिजनेस, प्रो रिफॉर्म्स, और ये अमेरिका को वेलकम कहने के लिए लग रहा है तैयार होगी। तो सदर ट्रंप को एक और कामयाबी भी यहां पर मिलते हुए नजर आ रही है ग्रीनलैंड के ऊपर। अच्छा जी, अगली खबर जैसे मैंने आपको कहा कि इन हाउस बात करेंगे। शरीफुल्ला, जिनको पकड़कर हमारी आईएसआई ने, हमारी एमआई ने सीआईए के हवाले किया और उनको वर्जीनिया की अदालत के अंदर पेश किया गया। आप याद कीजिए, काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर बम धमाके में शरीफुल्ला को बताया गया था कि ये मास्टरमाइंड है, किसी और ने नहीं बताया था। सदर ट्रंप ने जो खिताब किया था कांग्रेस के साथ, उसमें उन्होंने ये बताया था और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को शाबाश दी थी। अब मिस्टर पार्कर, जो कि एफबीआई के प्रोसिक्यूटर हैं या ऑफिसर हैं, उन्होंने वर्जीनिया की अदालत के अंदर मिस्टर पार्कर जो एफबीआई के एजेंट हैं, उन्होंने ये एडमिट किया वर्जीनिया की अदालत के अंदर कि जो शरीफुल्ला है वो कोई ख़ास या बड़ा अहम टेररिस्ट नहीं है। वो तो सिर्फ सड़क सुड़क देख रहा था, मतलब कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ रैकी करने की हद तक थी। उसने कोई मेजर प्लानिंग नहीं की थी, मेजर टेररिस्ट नहीं है वो सिर्फ सड़क की रैकी वैकी कर रहा था और यही उसका जुर्म था, लेकिन उसे जेल में रखना ज़रूरी है। तो अब ये बहुत बड़ा एक अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इधर से जब भेजा गया तो बताया गया कि बहुत तगड़ा दहशतगर्द है, और उन्होंने भी कह दिया कि बहुत तगड़ा है। अब ये अमेरिकी अखबारात ही इसको छाप रही हैं और अमेरिका ही रिपोर्ट कर रहा है कि ये कोई मेजर टेररिस्ट नहीं है, ये तो बेचारा ऐसे ही निचले लेवल का आदमी था और उसको खामखा इतना इंपॉर्टेंट बनाकर, बढ़ा चढ़ाकर उसको बयान कर दिया गया। अच्छा जी, अब अगली खबर जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप, कोर कमांडर कोयटा, खुफिया एजेंसियों और जरार कंपनी के प्लान से कामयाबी के साथ मगवियों को बाजियाब करवाया गया है। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शाबाश शरीफ। उन्होंने आर्मी चीफ को, कोर कमांडर कोयटा को, खुफिया एजेंसीज को और जरार कंपनी को मुबारकबाद दी है। हमारी तरफ से भी कबूल कीजिए। और जिन जवानों ने अपनी शहादत दी है, हमारे भाई हैं, हमें अफसोस है। जिन भी शहरियों की, सिविलियन हैं या फौजी हैं, हमारे सारे भाई हैं, जिनकी जान गई है, नुकसान हुआ है, हमारा बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ और इस सारे वाक़े की मजम्मत। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ, कोर कमांडर कोयटा, खुफिया एजेंसियों को मुबारकबाद दे रहे हैं तो यहां पर यह भी बताना चाहिए कि यहां फेलियर किसका है, ये भी तो सवाल पूछना है ना। चलें, आर्मी चीफ ने, कोर कमांडर कोयटा ने, खुफिया एजेंसियों ने ये ऑपरेशन करके दहशतगर्दों से लोगों को छुड़वा लिया, लेकिन दहशतगर्द इतने सारे इकट्ठे कैसे हुए और ये हमला कैसे किया गया, यहां तो किसी का फेलियर है ना। वो किसका है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और उनका भी ऐसे ही नाम लिया जाना चाहिए ताकि आवाम को पता चले कि किसने काम खराब किया है। अच्छा जी, आगे चलें। एक और इबहम क्लियर हो गया। खबर यह है कि अक्सर सिक्योरिटी ज़राए से खबर चलती है। परसों जब डीजी आईएसपीआर ने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम पर ऑडियो बीपर दिया तो वो मासूमियत में या उस वक्त के प्रेशर में या फ्लो में ये कह गए कि हम सारा दिन सिक्योरिटी ज़राए के नाम से खबरें तो टीवी पर चलवाते रहे। हालांकि आप सबको पता है कि सिक्योरिटी ज़राए के नाम से जो खबरें चलती हैं आधी से ज़्यादा झूठ होती हैं, आधी से ज़्यादा झूठ होती हैं वो खबरें, और वो आप सबको पता है। लेकिन उस दिन मेरा ख्याल है डीजी साहब या तो प्रेशर में थे या ओवर एक्साइटेड थे, वटेवर, उनके मुंह से निकल गया कि सारा दिन हम सिक्योरिटी ज़राए के नाम से खबरें चलवाते रहे। तो चलें, ये मुद्दा भी सॉल्व हुआ कि सिक्योरिटी ज़राए से कौन खबरें चलवाता। आगे जी, डीजी आईएसपीआर ने कहा कि कानूनी तौर पर अमनो आमा और दाखिली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अच्छा, टेक्निकली तो आप ठीक कह रहे हैं, फौज की जिम्मेदारी तो सरहदों की होती है, अंदर तो लॉ एनफोर्समेंट दूसरे। लेकिन सर, इसी तरीके से ये जो ज़राअत हम कर रहे हैं, नहरें निकाल रहे हैं, चोलस्तान में खजूरें लगा रहे हैं, ये जो मेला मवेशियाँ और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, SIFC बना खड़ी की है हमने, इस सब में भी तो आपका काम नहीं है। ये जो हम DHA और बहुत कुछ कर रहे हैं सर, ये भी आपका काम नहीं है।
मतलब आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो बात आपकी सही है वो माननी चाहिए। आपने दुरुस्त बात कही है कि अंदर सिक्योरिटी किसी और का काम है, लेकिन सर जो बॉर्डर से इतनी सारी स्मगलिंग हो रही है, तकरीबन 2.5 से पौने 3 अरब लीटर, जी हाँ दोबारा बहुत बड़ी फिगर है, 2.5 से पौने 3 अरब, करोड़ नहीं अरब लीटर पेट्रोल और डीजल जो है वो हर साल सरहदों में से वो स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है। वो शॉपरों में तो आ नहीं रहा, वो कोई मुंह में डाल के कुल्ली करके तो मतलब मुंह भर के तो ला के इधर खाली नहीं कर लेता, वो बड़े बड़े कंटेनर्स में आ रहा है। सर वो आपका काम है। फिर दहशतगर्द जो आप कहते हैं अफगानिस्तान से आए, सर उनको रोकना आपका काम है। तो अब जब आपने खुद ही कह दिया कि हमारा काम नहीं, तो फिर जरा देखना पड़ेगा क्या क्या काम। ये कैमरे शैमरे लगाना भी सर आपका काम नहीं है, ये अदालतों को मैनेज करना, ये पॉलिटिशियन से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना, इमरान खान के जेल के अंदर मामला हैंडल करना, ये भी माजरत के साथ आपका काम नहीं है। जरा इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो अगर आप बुरा ना बनाएं तो। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर नवाज शरीफ साहब के बारे में है, और नजम सेठी ने कहा है कि खबर यह है कि 3 सीटें उलटने जा रही हैं, 2 लाहौर से 1 पेशावर से। ओन चौधरी और नवाज शरीफ की सीट खसूसी तौर पर लाहौर से जो है वो फारिग हो जाएगी, और वहाँ से जो उम्मीदवार असल में जीते थे वही कामयाब होंगे, मतलब कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और सलमान अकरम राजा साहब। अब नजम सेठी साहब की खबर है, हमें नहीं पता कितनी दुरुस्त है, हो सकती है कि नहीं। नजम सेठी साहब हवाई खबरें भी छोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को बहुत जिल्लत मिलेगी और उन्हें वापस लंदन जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा ऐलान है नजम सेठी का। अगर ये हो गया तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, मैं यही आपको कह सकता हूं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन चलते चलते आपके सामने नईम बुखारी साहब का एक जो कमेंट है वो रखते हैं। इस पर तज्जिया मैं कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने यही कहा है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस जो ISPR है, उनको पता ही नहीं प्रोपेगेंडा एक आर्ट होता है और एक साइंस होती है। ना वो साइंस में अच्छे हैं ना आर्ट में अच्छे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। क्या कहते हैं नईम बुखारी साहब, सुनिए। मुझे यकीन हो गया है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR को ये पता ही नहीं है कि प्रोपेगेंडा एक आर्ट भी है और साइंस भी है। ना उनको आर्ट आता है ना उनको साइंस आती है, बचगाना सी चीज करते हैं। मुझे पता, लाहौर में एक घर था जिसमें कोर्ट कमांडर रहते थे, वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने खरीदा और भेज दिया। एक दिन में वहां रहे, आपने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया ISPR में, कायदा हाउस कायदा हाउस कायदा हाउस। इससे कोई बेवकूफ नहीं बनता। अब छोटे छोटे बच्चे ले आते हैं और हिंदुस्तान में ले आते हैं, बड़ी जाती हुई है कायदा उसके साथ यार। किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? आपके पास वो सलाहियत नहीं है टोटल ब्लॉकेज करने की सोशल मीडिया को। नफरत ना फैलाएं अपने खिलाफ, ये नफरत फैलती गई। आप हम में से हैं, मैं कई दफा कह जाता हूं, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आदमी ये ना करें, ये ना करें। मैं फिर से अर्ज करता हूं, ये ना करें कि अवाम आपसे नफरत कर ले। जिस फौज से अवाम नफरत कर लेती है वो जंग नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती। वी हैव सीन इट। मुफ्ती बानी वो ठीक है, इंडिया ने सपोर्ट किया, आप उनको कर सके? फुलिश डॉक्ट्रिन मैं पिछले जिक्र किया था। एक जो चीज आर्मी चीज में किताब भी लिखी है, चीफ थे वहां, उन्होंने कहा मेरी फौजी ऐसे बैठ जाएंगी और फिर ऐसे वापस आ जाएंगे। वो पूरी गए थे दरियाओं में, पुलिस टूट गए थे वापस आ। इससे ये नहीं हो सकता जो आप कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं ये आप ही को पता है, मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर साहब को नहीं बता सकता। आप वो करें जिससे आपकी इज्जत महफूज रहे, जिसमें दरारें पड़ गई और पाकिस्तान मजबूत रहे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।